नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आयोग तक पर आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण मसला है वो ये कि धर्मेंद्र प्रधान जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उनकी मंत्रालय में वापसी हो सकती है। जिस तरह से अभी रीसफल पर चर्चा हो रही है, चूँकि अब जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनकी टीम बन कर के आ गई और उसमें बहुत सारे इशारे, बहुत सारे बदलाव ऐसे हुए हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही कैबिनेट में बदलाव आ सकता है और वो होने वाला है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कौन जा रहा है, इसमें भी 5-6 नाम स्पष्ट हो गए हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को वापसी की बात हो रही है कि उनको कोई ऐसा मंत्रालय दूसरा दिया जा सकता है। अब सरकार का या सरकार से जुड़े लोगों का तर्क ये है कि जो युवा है उसकी डिमांड ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि उनके रिजीम में इस तरह की बातें हुई। बावजूद इसके कि सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का किसी भ्रष्टाचार के मामले में होने का आरोप उन पर नहीं था, उनका त्यागपत्र मॉरल ग्राउंड पर था। अब चूंकि वो शर्त पूरी हो गई, उनका त्यागपत्र हो गया, तो एक ऐसा व्यक्ति जो दोषी ना हो फिर भी उसको इनकार्सिरेट करना, उसको दोषी ठहराना, ये उचित नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे चुनाव दिए, जिता करके दिए। जब तक संगठन की टीम नहीं आई थी तब तक ऐसा कहा जा रहा था कि उनको शायद महासचिव बनाया जा सकता है। लेकिन अब टीम आ गई है तो इस तरह की खबरें हैं कि उनको फिर से मंत्रालय में कहीं न कहीं हो सकता है कोई बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय ना दिया जाए, लेकिन उनको कहीं न कहीं एकोमोडेट किया जा सकता है। अब वो किस तरह से एकोमोडेट किया जाएगा ये तो प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं। लेकिन ये बात बहुत ज़ोर शोर से निकल करके आ रही है कि उनको एकोमोडेट किया जाना या उनकी वापसी लगभग तय है। और उनको उसके पीछे कारण ये है कि वो एक ओबीसी से आते हैं, ओबीसी की नाराज़गी होगी। दूसरी ये कि उड़ीसा में बहुत दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाई है, वहाँ से अच्छे एमपीज़ जीत करके आए हैं, वो खुद भी लोकसभा जीत करके आए हैं उड़ीसा से। तो वो उड़ीसा के लोगों को नहीं नाराज़ करना चाह रहे हैं, इसलिए कि उड़ीसा में इस बात को लेकर के अच्छी खासी नाराज़गी है, जहां ये बताया जा रहा है कि लोग धर्मेंद्र प्रधान के हटाए जाने से नाराज़ हैं और उनको कहीं न कहीं एकोमोडेट करना पड़ेगा, और इसलिए लगता है कि उनके मंत्रालय में वापसी होगी। तीसरा महत्वपूर्ण मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, जिन्होंने पहले तो जुलाई में त्यागपत्र दिया था, फिर 17 तारीख को अगस्त में अपना त्यागपत्र दोबारा दिया कि उनको रिलीव किया जाए। पहले त्यागपत्र के समय उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये बोला था कि वो अपने त्यागपत्र पर पुनर्विचार करें। कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, जिन्होंने जुलाई में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और 17 तारीख को उन्होंने दोबारा केंद्रीय नेतृत्व को अपना इस्तीफ़ा भेजा है और उसको उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जुलाई में जब उन्होंने त्यागपत्र दिया था तो उनको केंद्रीय नेतृत्व ने ये बोला था कि वो अपने त्यागपत्र पर पुनर्विचार करें। लेकिन इस सब के बाद भी पूनावाला ने ये कहा कि नहीं, वो अब कुछ नौकरी करना चाहते हैं, उनकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो आगे कंटिन्यू कर पाए प्रवक्ता के तौर पर, बहुत सारे खर्चे। लेकिन इन सब के अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। जब उनसे पूछा गया कि वो कांग्रेस में क्या जा रहे हैं तो उन्होंने जो बातें कहीं, जो शर्तें कांग्रेस को में जाने के लिए रखी, वो महत्वपूर्ण है, उसको ज़रूर जानना चाहिए लोगों का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, इसलिए वो कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तो कांग्रेस में वो जा तो सकते हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि कांग्रेस से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को हटा दिया जाए और नेहरू के कृत्यों के लिए
माफ़ी मांग ली जाए। मतलब ये कि अभी तक लोग ये कहते थे कि जो सिखों का दंगा के खिलाफ दंगा हुआ, मतलब मैसाकर हुआ, या जो मुसलमानों के खिलाफ दंगे हुए, उन पर माफ़ी मांगी जानी चाहिए। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि नेहरू के कृत्यों के लिए कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। अब क्या वो चूँकि वो खुद पूना के हैं, तो जो पूना में चित्पावन ब्राह्मण्स का मसाकर हुआ था, वो जो उन्होंने चीन को यूएन के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के लिए प्लेटर पर आया हुआ ऑफर चीन को दे दिया, वो चीन के साथ हार या और इस तरह की असफलताओं के लिए उनकी माफ़ी चाहते हैं या क्या चाहते हैं ये तो स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन उनके पास बहुत सारे इस तरह के तर्क होते हैं जो वो बताना चाहेंगे। अब सोनिया गांधी को लेकर के तो मामला अभी राहुल गांधी को लेकर के सामने आ गया है, जब उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया। अब उसको राहुल गांधी और पूरा का पूरा कांग्रेस डिफेंड कर रहा है। अब इसको कब तक डिफेंड करेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बात शहजाद पूनावाला ने स्पष्ट कर दी कि इन लोगों की माफ़ी के बाद भी उनकी कांग्रेस में वापसी होगी, जो अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। हालांकि ये इतने ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ इसलिए कही जाती हैं कि उनको अब कांग्रेस में नहीं जाना है। लेकिन इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात ये है कि 15 अगस्त को जो वंदे मातरम को लेकर के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सोनिया गांधी वंदे मातरम जब प्ले किया जा रहा था, उसका रेंडिशन हो रहा था, तो स्टॉप किया उन्होंने। अब इसको लेकर के प्रश्न भी किए जा रहे हैं और इसके तरह तरह की बातें निकल कर के आ रही। जब पहली बार ये मामला आया तो जो अधिकृत लोग हैं, मैं किसी का नाम अकेले का नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन जो अधिकृत लोग हैं उन्होंने ये बोला कि नहीं, चूँकि मल्लिकार्जुन खड़गे 83-84 साल के हैं और वो थक गए थे, इसलिए सोनिया जी उनके लिए कुर्सी मंगा रही थी। अब इसके बाद एक फिर बयान आया कि जो है कार्यालय में तो पूरा गाया गया, तो क्यों बखेड़ा बनाया जा रहा है। एक वीडियो और आया जिसमें राहुल गांधी ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि हम अपना जो है, अब वी हैव आवर ओन वर्जन, हम वो गाएंगे, हम सरकार वाले उसमें नहीं गाएंगे। इसके बाद बहुत सारी जगहों पर मुकदमे दर्ज हुए, केस फाइल किया गया राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबके खिलाफ। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात और है जो एक कदम आगे बढ़ती है कि CWC की बैठक बुलाई गई और बैठक 4 घंटे चली और उस बैठक के बाद ये फैसला किया गया कि वंदे मातरम का 2 ही स्टैंजा गाया जाएगा। कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम का सिर्फ 2 स्टैंजा गाया जाएगा, जो 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था। अब उसमें बहुत सारे लोगों का, गांधी का, नेहरू का और सबका नाम लिया जा रहा है। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला ये कि तब भी मुस्लिम लीग से डर के ये फैसला लिया गया था और अब भी जो है मुस्लिम वोट को लेकर के फैसला ये किया गया है। दूसरी बात ये है कि ये बात, चूँकि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी आ रहे हैं और सोनिया की ओरिजिन को लेकर के कि चूँकि उनकी ओरिजिन इटली की है, इसलिए उनका जो देश के प्रति लगाव है वो वैसा नहीं रिफ्लेक्ट होता है। इसको बचाने के लिए ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पास किया गया कि अब कांग्रेस के कार्यक्रमों में वही गाया जाएगा जो संसद से पास किया हुआ है, वो नहीं माना जाएगा। अब ये अपने आप में बहुत विवादित बात है, इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी कि सेक्युलरिज्म जो है वो नहीं था जब संविधान बना था, बाद में जोड़ा गया है, तो सेक्युलरिज्म नहीं माना जाना चाहिए, नहीं, हम नहीं मानेंगे सेक्युलरिज्म को। ये इस तरह के बहुत सारे विवादित प्रश्न उठेंगे, लेकिन कांग्रेस इसमें एक बार बहुत बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
जंतर मंतर में जब से जेनजी को सफलता मिली है और उनके आंदोलन के लंबे आंदोलन के बाद जिस तरह से उन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र लें, उसके बाद से जेनजी में एक अलग तरह का उत्साह दिख रहा है और कई बार वो अपनी लिमिट भी क्रॉस कर रहा है, जो देश के लिए ठीक नहीं। अब जेनजी को दिमाग में, और कई बार कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जो विरोध करेगा वही जेनजी है। ये एक गलत धारणा लोगों के मन में आ रही है और ये अपने एक खतरनाक रास्ते की तरफ बढ़ चला है। उसमें जो जेनजी आंदोलन में शामिल लोग थे उनकी भूमिका भी ठीक नहीं है। जैसे जेनजी के एक प्रवक्ता जो हैं वो झारखंड में पुलिस वालों को हड़काते हुए या बदतमीजी करते हुए नजर आए। अभिजीत दीप के महाराष्ट्र के एक स्कूल में पहुंच जाते हैं और वहां पर सबसे ऐसे पूछते हैं जैसे वो मुख्यमंत्री हों, डीएम हों या कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी हों। इसके अलावा कश्मीर में एक घटना हुई जम्मू कश्मीर में, जहां एक आर्मी कॉन्वॉय को रोक दिया के कारण बाकी लोगों को रोक दिया गया था। तो वहाँ पर एक महिला ने जिस तरह से शोर मचाना शुरू किया, वो ये बताता है कि जेनजी या जेनजी के बारे में जो कन्फ्यूज़न है, पहली तो ये कि कौन जेनजी हैं, दूसरा है कि जेनजी को क्या कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है और वो कुछ भी करे, कुछ भी बोले, कुछ भी करता रहे, चाहे वो कानून अपने हाथ में ले। हालांकि जंतर मंतर पर भी जेनजी के अंदर आंदोलन में घुसे हुए लोगों ने कानून हाथ में लिया था। अब कॉन्वॉय को लेकर के एक नियम है, एक कानून बना हुआ है और कॉन्वॉय गुजरने में टाइम लगता है। प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय गुजरता है, दिल्ली में सारे ट्रैफिक रोक दिए जाते हैं और आर्मी तो भारतीय लोगों की सुरक्षा के लिए ही वहाँ पर अपने कॉन्वॉय को लेकर के आती है जाती है। लद्दाख जाने वाला कॉन्वॉय था। तो जिस तरह से महिला ने ये बोला कि वो जेनजी है और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने देश के खिलाफ बात की कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना हराम कर दिया था और अब टूरिस्ट का जीना हराम कर दिया है और उसकी बातें संसद पहुंचेगी, संसद में उठेगी। और जानती है, ये लोग जान रहे हैं कि बहुत सारे नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके इस तरह की चीज़ें संसद में होती हुई दिख रही हैं, सिर्फ इसलिए कि सरकार को नीचा दिखाना है, सरकार से ज़्यादा मोदी को नीचा। तो क्या ये जो कानून तोड़े जा रहे हैं, चाहे अभिजीत दीप के, चाहे उनके प्रवक्ता या जेनजी के नाम पर कोई ऐरा गैरा नत्थु कह रहा, क्या ये सरकार अलाउ करेगी या इस तरह की चीज़ों पर कार्रवाई की जाएगी? हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।